विस्तार से और इतने पहलुओं कहने की तो मेरे पास है नहीं। मैं दूसरे आदमी को बधाई देने आया हूँ और मैंने रस लेके जिन कुछ थोड़ी सी कृतियों को पढ़ा है उनमें एक मणिकर्णिका का है। डूब के मुर्तैया ही पढ़ा था रस लेके। वो मेरा अपना इलाका है पूर्वांचल का, जिसे मैं बखूबी परिचित हूँ। तो उसका एक बहुत ही जीवंत दस्तावेज, कलात्मक दस्तावेज मुर्तैया में पहली बार मुझे मिला था। मणिकर्णिका केवल उसका विस्तार नहीं है, उसे आगे भी है, क्योंकि ये तुलसीराम का वैचारिक संघर्ष जिसमें उनका आत्मालोचन भी छिपा हुआ है। जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, उस पर भी कई जगह टिप्पणियाँ की हैं उन्होंने। अभी पर पांडे जिस शेरपुर की घटना का जिक्र कर रहे थे, मैं नहीं जानता कि हिंदी साहित्य में कभी किसी ने उस पर कोई टिप्पणी की है। शायद पहली टिप्पणी है एक महत्वपूर्ण रचनाकार की, तुलसीराम की, शेरपुर के उस भीषण नरसंहार के बाद। मैं यहाँ पहले ही बता दूँ कि उस बीच में मैं बनारस में नहीं था। ये सारी कहानी उस समय की है जब मैं बनारस में अनुपस्थित था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से के छोटे टाउन में रहता था। वहाँ से बनारस से क्षण के सूचनाएं, कहानियाँ, समाचार मुझ तक पहुँचे। शेर उसकी घटना का मैंने अखबारों में, आज अखबार जो भी उसमें छापता होगा, उसके आधार पर एक तस्वीर मेरे मन में थी कि तुलसीराम ने वहाँ जाना जरूरी समझा। मणिकर्णिका केवल बनारस का चित्रण या वर्णन नहीं है, बनारस का एक बहुत बृहत्तर परिवेश है, पूर्वांचल जिसको हम कहते हैं। उस पूर्वांचल के का केंद्र है बनारस। और तुलसीराम जी आजमगढ़ से चल के, और उस बीच का बड़ा दिलचस्प मुझे लगा एक वाक्य तुलसीदास की भूमिका में, तुलसीराम की भूमिका में आता है शुरू में ही, कि मैंने मुर्तैया लिखने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि इसमें एक रचना छिपी हुई है। मणिकर्णिका में भी एक रचना छिपी हुई है। बहुत अच्छा पांडे जी ने कहा कि एक साहित्यिक कृति है ये, बहुत ही सुगठित, सुविचारित, एक सजग लेखक की पूरी यहाँ से वहाँ तक उसकी संरचना की कलात्मक व्याख्या की जा सकती है। और शुरू होती कि स्वर्गवास मेल के साथ की यात्रा। कभी उस यात्रा को ध्यान से रुक के पढ़े आप, तो वो आजमगढ़ से बनारस तक की यात्रा बहुत दिलचस्प है और एक बहुत बड़ी टिप्पणी है उस पूरे परिवेश पर, और सब अपने अनुभव को भी व्यक्त करती है। उसमें बार बार जिस तरह से यात्रा में वो स्वर्गवास में कभी आगे कभी पीछे चल रही है, और एक टिप्पणी की है तुलसीराम जी ने कि ऐसा लगा जैसे हम सब शव यात्रा में शामिल हो। ऐसी अनेक मार्मिक टिप्पणियाँ आपको जगह जगह मिलेंगी। बनारस का वो दौर मेरा कम जाना हुआ दौर है, और इसलिए मैंने इस कृति के साथ उस की यात्रा नए सिरे से की तुलसीराम जी के साथ, और एक बहुत सधा हुआ गाइड की तरह वो मुझे एक एक कोने में ले जाकर VHU के और उसके आसपास के परिवेश में। मेरा ख्याल है कि वो दौर, यानी नेहरू युग के बाद का दौर, उस युग में एक VHU एक बहुत बड़ा उथल पुथल का केंद्र था कई स्तरों पर, राजनीतिक स्तर पर, स्वयं भाषा के स्तर पर भी। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन जिसका बहुत बड़ा असर पड़ा था, जिसमें शिरकत की थी तुलसीराम जी, पांडे जी, अनेक लोगों ने उसका बहुत ही विविध विस्तार से वर्णन किया तुलसीराम जी ने। और अगर मैं भूलता नहीं तो यही वो समय था जब वो RSS का भवन जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में था और महामना के ज़माने में जो बनाया गया था,
उसको नष्ट किया जाए, उसको समाप्त किया जाए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था छात्रों के स्तर पर। और बनारस के बुद्धिजीवी समाज मैदान का था, उन सब ने मिलकर किया था और वो हटाया भी गया था। मैं नहीं जानता कि फिर से वो बन गया नहीं बन गया, लेकिन बन सकता है। जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं और जिस तरह बनारस को हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उस बनारस में सब संभव है। एक नया बनारस बनाने की जो प्रयास चल रहा है, मैं तो जब भी बनारस के बारे में सुना तो छोटी छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि मेरे आदरणीय बंधु डॉक्टर बच्चन सिंह पान के बड़े शौकीन थे। तो घर से निकल के रथ यात्रा चौहानी तक पान खाने आए शाम को। तो पान का दुकानदार जो था वो दुकान बढ़ा रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये पान खिला दो। कहने बाबू आज पान नहीं खिलाऊंगा। कहा क्यों भाई? कहने नहीं, संकट मोचन में या ध्रुपद सम्मेलन है, मैं वो सुनने जा रहा हूँ, पान कल खिला दूंगा आपको। ये सिर्फ बनारस है जहाँ बिजनेस वेट कर सकता है ध्रुपद सम्मेलन के लिए। उस बनारस का और ये जो इतनी बड़ी वैचारिक यात्रा है, उसके भीतर का संघर्ष है, और जिसके भीतर से तुलसी राम निकल के आते हैं। तुलसी राम जो है, कृतियाँ सारी लिखी उन्होंने दिल्ली में आके, लेकिन वो सारी पूंजी बनारस की है, वहाँ अर्जित की उन्होंने। और वहाँ विवेक भी उनके भीतर वो पैदा हुआ, जिस विवेक की कुंजी से उन्हें सारे अपने समय के यथार्थ को खोला, समझा, जाना। तो छोटी छोटी बातें कहना चाहूँ व्यक्तिगत। उस समय के कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनकी बार बार चर्चा आई है तुलसीराम जी की मणिकर्णिका में। एक व्यक्ति की चर्चा करना चाहूँगा। बड़े सम्मान से तुलसीराम ने उनको याद किया है, और उनके पढ़ाने की शैली और उनके दृष्टिकोण को, खुला दृष्टिकोण, उदार चिंतन। प्रोफेसर हरिहर नाथ त्रिपाठी। और ये भी बताया है कि किस तरह से उनका पुराना जो अतीत था वो कट्टर एक प्रतिक्रियावादी सोच का था। मैं उस दौर में उनके ज़्यादा निकट था, और मैंने उस समय का वो दौर देखा है जब वो मार्क्सवाद और रामराज नामक पुस्तक लिख रहे थे। मेरे गांव के मेरे पुरोहित जो अभी भी हैं, वो उनके सहपाठी थे, और मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। हरिहर त्रिपाठी का जो बिंब मेरे मन में है उस समय का, वो बहुत ही खोट कट्टर, एक हिंदूवादी दृष्टि। वो बीच का दौर में उनका नहीं जानता। तुलसीराम ने जिस तरह का उल्लेख किया है मणिकर्णिका में, एक और छवि उनकी मिलती है, और एक बहुत उदार अध्यापक के रूप में, जो कम से कम संकीर्ण नहीं है अपने चिंतन में। एक तो ये एक पुराने अपने मित्र को, जिसे मैं बहुत कट्टर मानता था, ये समझता था, उसका एक नया बिंब इस पुस्तक में मिला। गोरख पांडे के बारे में चर्चा हुई, काफ़ी अच्छा कमेंट उन्होंने किया है। लेकिन जिस बात ने सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया मणिकर्णिका को पढ़ते हुए, बल्कि मैं कहूँ कि मुर्दहिया से ज़्यादा, वो इस पूरी पुस्तक का कलात्मक गठन जो है इतना सदा हुआ है। जगह जगह उसके आपके संकेत मिलेंगे। एक बहुत ही सुलिखित और भाषा के दृष्टि से एक ठेठ सादगी के साथ एक नया सादगी का सौंदर्य सृजित किया है तुलसीराम ने। मेरा ख्याल है कि यहाँ प्रेमचंद की भाषा के एक और विकास तुलसीराम के यहाँ दिखाई पड़ता है। स्रोत वही है, वही गांव का जीवन उन्होंने भी लिया, जिसका बहुत बड़ा जीवन चित्र आपने मुर्दहिया में देखा, यहाँ मिल जाएगा आपको। कि मैंने सैकड़ों यात्राएं की, वहीं पला बड़ा, वहीं शिक्षा पाई,
लेकिन यह अविस्मरणीय यात्रा है मेरे लिए बनारस की, जो मैंने तुलसी राम के माध्यम से मणिकर्णिका में की। छोटे छोटे इतने सारे संकेत, इतने सारे वर्णन हैं, वो मुझे उद्वेलित करके जान पड़े। मैं इसके लिए भी कि मैंने एक और बनारस को जाना तुलसी राम के माध्यम से, जिसको मैं नहीं जानता था, कम से कम ठीक से नहीं जानता था। एक बड़ा काम है ये लेखक का, एक सजग प्रबुद्ध रचनाकार की कृति है ये। और वो भूमिका का हुआ कि लिखने से पहले मुझे पता नहीं था कि इसमें एक रचना छिपी हुई है। मणिकर्णिका में वो रचना है, रचना का की पूरी बनावट है। कभी किसी को मणिकर्णिका के रचनात्मक गठन पर एक अलग से काम करना चाहिए। बीच बीच में जो संकेत आते हैं, जो बिंब आते हैं, चित्र आते हैं, उनमें से एक स्वर्गवास मेल भी है। वो खुद मुर्दे, आश्चर्य मुझे होता है, अचानक प्रसंग को और चल रहा है, मुर्दैया का कोई न कोई उल्लेख आ जाएगा। बहुत ही सोची समझी एक कलात्मक पद्धति के तहत ये पूरी रचना लिखी गई है। एक बात की चर्चा कई लोगों ने की, मैं तुलसीदास की नगरी है वो, जिसमें तुलसी राम आते हैं और एक नए ध्वज के साथ आते हैं, लेकिन कभी उनके भीतर भी छिपा हुआ है। सिर्फ इसके कई लोगों ने इशारा किया। मैं कभी कभी तुलसी राम के घर पर जो जाता रहा हूँ, अक्सर जाता हूँ, तो एक बार मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि उनके यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर जो पुस्तक रखी हुई थी वो टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड था। मुझे आश्चर्य हुआ। और केवल वेस्टलैंड नहीं, वेस्टलैंड का वो हिस्सा भी जो छाट दिया गया था, जो निकाल दिया गया था, जिसको एजरा पाउंड ने काट के अलग कर दिया था, और जो बचा हुआ रूपरेखा तो वही हमारे सामने आज है। तुलसी राम ने वो भी ढूंढ निकाला था, खोज के, जो उसका वो काट के अलग कर दिया गया था और उसको बस संक्षिप्त रूप दिया गया था। एजरा पाउंड ने जो किया था वो पूरा रखा हुआ था। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक घोर, कट्टर शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत प्रतिबद्ध, गहराई से प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट विचारधारा में पला हुआ संस्कारित व्यक्ति, उसकी अलमारी में सबसे ऊपर जो कविता की पुस्तक रखी हुई है वो वेस्टलैंड है, टी.एस. इलियट का। मैंने पूछा इसके बारे में दूसरा, बोले मेरी सबसे प्रिय पुस्तकों में से एक है वेस्टलैंड। एक खुलापन उनके भीतर है, कविता को लेकर, जीवन को लेकर भी शिकायतनामा नहीं है। ये जो करना, शिकायत के लहजे में बात नहीं करते, लेकिन गहरी एक आलोचनात्मक दृष्टि पूरी कृति में है। कई बार अपने पर भी वो आत्मालोचन के माध्यम से गुजरते हैं। जिस शेरपुर की बात हुई, लौट कर उन्होंने लिखा है कि जब मैंने उसका एक रिपोर्ट उसके तैयार की और जनेजो में छपने के लिए भेजा, जो जाहिर कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है, उसने नहीं छापा। जनेजो वो नहीं छपा। ये आत्मालोचन में इसको उस पार्टी का मुखपत्र नहीं छापता उसको। इतनी महत्वपूर्ण घटना का रिपोर्ट, प्रामाणिक रिपोर्ट एक पार्टी में भेज रहा है और युग उसको नहीं छापता है। ऐसे कई प्रसंग हैं। मेरे एक मित्र थे पटरौना में, जब मैं था, नाथ ठाकुर और